हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। दोस्तों आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले बाकी के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। इससे पहले जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, I = Q/T जो है, उसके बाद से ओम्स लॉ, V = IR, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस देखें, जब मैं आपको बता रहा था करंट के बारे में तो क्या हुआ था, उसमें हमने एक कंडक्टर ऐसे सपोज किया था, है ना। इसमें मैंने कंडक्टर सपोज किया था। आज थोड़ा सा बोर्ड बदला सा लग रहा होगा क्योंकि इससे पहले मैं ग्रीन बोर्ड पे बना रहा था। मैं क्योंकि ग्रीन बोर्ड पे थोड़ी चमक आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा चेंज किया हूँ। तुम लोग बताना इस पे अच्छा आ रहा है कि वो अच्छा था, कौन सा अच्छा था जो तुम लोग कहोगे बच्चे उसमें मैं पढ़ा दूंगा, है ना। अब इसमें देखते हैं क्या कि हम जब बताए थे करंट के बारे में, I = Q/T के बारे में, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, ये जो हमारे पास सब दिया हुआ था, इसमें ये हमारे पास कोई कंडक्टर हमने सपोज किया था और इसको बैटरी के टर्मिनल से ऐसे हमने क्या किया था, कनेक्ट कर दिया था, सपोज करें। अब इसमें हम बताए थे कि इसमें बड़े बड़े एटम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास निकले हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ निकल कर रहे हैं और जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन करते रहते हैं। और जैसे ही हम इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, यह सब के सब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागना चालू कर देते हैं। तो मान लीजिए कि हमने करंट पास करा इसमें, जैसे ही करंट पास करेगा क्या होगा, यह सब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही सब इलेक्ट्रॉन भागना चालू करेंगे, ये बड़े बड़े एटमों से जाके क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। और इनके टकराने की वजह से क्या हो जाता है, या एनर्जी लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एनर्जी लूज कर देते हैं। और जब ये अपना एनर्जी लूज करते हैं तो होता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी आई थी और वो काइनेटिक एनर्जी को लेके भाग रहे थे, और पता चला बड़ा सा सामने एटम बैठा हुआ और उससे जाकर टकरा जाएंगे। अब वो हम लोग की तरह थोड़ी होते हैं कि उनके आंख है और देख रहे हैं सामने क्या चीज है, हम हट कैसे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। वो दौड़ते रहते हैं, रिपल्सन की वजह से भागते हैं और बड़े बड़े एटमों से जाके हिट कर जाते हैं। और जैसे ही हिट करते हैं तो ये पाए थे काइनेटिक एनर्जी कहां से, पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आया था, तो जो बैटरी हमने यहाँ लगाया था ना, उस बैटरी की मदद से इनको पोटेंशियल डिफरेंस मिला था और उसकी वजह से भागना चालू किए थे। तो जो काइनेटिक एनर्जी इनके पास आई थी उससे भागना जो चालू किए थे, जाके बड़े बड़े एटमों से टकराते हैं। टकराने के वजह से इनके पास एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है ना। और वो एनर्जी जो लॉस हुई है यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब टकराने की वजह से, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ता रहता है तो उसके पास वो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। पर जब वो टकरा जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, रेजिस्टेंस। तो वही बात हो रही है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर जा रहे हैं, जा करके कोलाइड हो जा रहे हैं। किससे कोलाइड कर जा रहे हैं, तो कोलाइड कर जा रहे हैं किसके साथ, बड़े बड़े एटमों के साथ, और वो एनर्जी लूज कर दे रहे हैं। इसी लॉस इन एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो क्या है, तो सुनिए जरा। अब अगर मैंने कहा अभी एक बात कि अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ता रहेगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, और टकरा जाएगा एटमों से तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा था तो करंट प्रोड्यूस किया, दूसरा जो टकरा रहा है वो कहाँ जा रहा है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसकी वजह से करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी को लेकर के हम डिफाइन करते हैं, तो बोलते हैं द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो, या जो करंट, भैया चार्ज के फ्लो की वजह से करंट आ रहा है, तो अगर चार्ज में अपोजिशन आएगा तो करंट में भी अपोजिशन आएगा। तो आप कोई भी एक ले लो, कह दो द अपोजिशन प्रोड्यूस्ड इन द फ्लो ऑफ पाथ ऑफ चार्ज और करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो इसको लिख देते हैं, या ऐसे लिखा जा सकता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल या कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज रेजिस्टेंस। द property of a conductor by which it opposes the flow of charge is known as resistance।
भाई मेरी एकदम आसान चीज़ है, इसमें कुछ हार्ड नहीं लगता है ना, इसलिए क्योंकि हमें पता है V इक्वल टू आई आर। जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें से I मतलब कुछ हिस्सा चला जाएगा करंट प्रोड्यूस करने में और कुछ रेजिस्टेंस से बाहर निकलने में। मैं कह रहा हूँ अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे भी बताया कि द अपोजिशन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज रेजिस्टेंस, है ना। तो ये आप याद रखो, वो एनर्जी जो हमारे पास मूविंग इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं जब करंट बनाने के लिए दौड़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो वही लूज इन एनर्जी या लॉस इन एनर्जी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग जनरली आर सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसका SI यूनिट क्या हो जाता है, तो इसका SI यूनिट हमारे पास हो जाता है ओम, OHM। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। और इसको लिखा जाता है एक सिंबल से, इस सिंबल से। इस सिंबल का नाम क्या है, तो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ओमेगा। सिंबल का नाम है ओमेगा, लेकिन अब ये नहीं कि आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, तो आप कह दे ओमेगा। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। उसको लिखा जाता है एक सिंबल से, ओमेगा से, है ना। जैसे मान लो हम कहते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स एक क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन को यन से लिखा जाता है ना, तो यन क्या है, सिंबल का नाम है। और जो न्यूटन शब्द बोल रहे हैं उसका SI यूनिट है। उसी तरह से जो शब्द बोल रहे हैं वो ओम उसका नाम है ना, SI यूनिट का। और जो ये लिख रहा हूँ सिंबल, उस सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा है ना। जैसे उस सिंबल का नाम यन होता है और उसको पढ़ते क्या है, न्यूटन, ये याद रखेंगे। जैसे इसको कहते हैं ना कि 1 न्यूटन 2 न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, इसका नाम है ना, लेकिन इसका सिंबल क्या है, यन है। वैसे इसका सिंबल ओमेगा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, ओम, तो इसको भी ओम ही पढ़ा जाएगा, है ना, ये ध्यान रहे, है ना। जैसे 1 न्यूटन लिखा तो आप क्या बोलते हो, 1 यन थोड़ी बोलते हो, क्या बोलते हो, 1 न्यूटन बोलते हो मेरे भाई। वैसे ही इसको भी बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो आप लिखोगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम। क्या पढ़ेंगे इसको, 5 ओम, 5 ओम उसका रेजिस्टेंस है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको बढ़ाया घटाया कैसे जा सकता है, क्योंकि जब इसके बारे में हम जान जाएंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ाया घटाया कैसे जा सकता है, तो एक काम कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, वोल्टेज जो अप्लाई किया जा रहा है कंडक्टर को, कंडक्टर के एंड में, वह 2 काम में जा रहा है। पहला काम कि करंट प्रोड्यूस करने में, दूसरा रेजिस्टेंस से बाहर निकलने में। अगर हम क्या कर दे, करंट प्रोड्यूस करने में ज्यादा वोल्टेज का प्रयोग करें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम जाएगा। और हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दे तो करंट कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे घटाएं ताकि करंट की वैल्यू को बढ़ा घटा सकें, इसके लिए हमें रेजिस्टेंस का फैक्टर पढ़ना पड़ेगा। अभी बताएं, आप रेजिस्टेंस का फैक्टर जाने हैं ही नहीं कि रेजिस्टेंस का फैक्टर क्या होता है। रेजिस्टेंस का फैक्टर मतलब रेजिस्टेंस कैसे घटेगा बढ़ेगा, है ना, ये जानना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस कैसे घटेगा बढ़ेगा, अगर ये हम जान जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, कितना करंट एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ये पढ़ना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। और जो भी क्वेरीज हो ना कमेंट में आप लिख दिया करिए, है ना, मैं कोशिश करूंगा उसको आपको सॉल्व कर दिया करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी इसके बाद बनाऊंगा आपको, उस वीडियो में आपको क्या करूंगा, इसकी जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, मैं उसमें आपको बताता रहूंगा, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो रेजिस्टेंस को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, उसी को रेजिस्टेंस का फैक्टर बोला जाएगा, है ना। जैसे देखो, जैसे क्या है हमारे पास कि पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर। आप जो भी कंडक्टर लिए हो उस कंडक्टर के लेंथ को आप सपोज करो, यहां पे जो अपोजिशन हो रहा था, अगर हम क्या कर दें, इसके लेंथ को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन कई बार टकराएगा। जैसे अगर हमें दूर जाना हो तो ब्रेकर ज्यादा मिलेगा, नजदीक जाना हो तो हो सकता है एक ब्रेकर मिलेगा, ब्रेकर ही नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग को गाड़ी चलाते समय ब्रेकर मिलता है ना, वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। तो अगर इस वायर को लंबा कर दें, जितना ज्यादा दूर तक जाना हो रास्ते में ब्रेकर की संख्या बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर वायर की लेंथ को क्या कर दे, बड़ा कर दे, तो इलेक्ट्रॉन कई बार टकराएगा। हो सकता है इससे टकराए, फिर इससे कई जगह जो एटम्स होंगे उनसे टकराएंगे, है ना। तो इसलिए जब वायर का लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो मैं इसको समझा ही देता हूं बना करके ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखो ये कोई बड़ा वायर ले लिया हमने और ये कोई छोटा वायर ले लिया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस से इस तरह से कनेक्ट कर दिया,
है ना। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी कर दिया, कनेक्ट कर दिया इनको। अब ये बताओ कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मान लो नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागना चालू करेंगे ये सब। हम मान लो यहाँ पे हमारे पास एटम्स मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो इस पे टकराएगा, इधर फिर इस पे टकराएगा, फिर हो सकता है इधर से निकल जाए, फिर ऐसे ही ये क्या करेगा, इस पे टकराएगा, है ना, ये इस पे टकराएगा, इस पे टकरा के इस पे टकराएगा, फिर ऐसे मूव करके इधर निकल जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे एक ही दो एटम दिख रहे हैं, मतलब अभी तो मैं बनाया एक दो एटम होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहें तो इसमें कम होते हैं नंबर ऑफ एटम। जो आयंस है, आयंस इनको कहेंगे, क्योंकि ये आयंस इसलिए कहेंगे क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया जो इसके बाहर दिख रहे हैं। अब उसी तरह से तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये जो टकराएंगे, इनमें एटमों की संख्या है, पॉजिटिव चार्जेस की संख्या कम है, इसीलिए वो कम बार टकराएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। पर इसमें देखो यहाँ भी ऐसे अगर हम बना दें तो देखें इसमें एटमों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वायर जितना लंबा हो जाएगा उसमें ये पॉजिटिव चार्ज आयंस जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी बार टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, तब जाएगा। तो इसमें वायर लंबा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसमें वायर छोटा है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि इसमें कोलिजन कम होगा, इसमें कोलिजन ज़्यादा होगा। तो जब वायर के लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वायर के लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि बाई कोलिजन कम हो जाएगा। तो इससे ये मतलब समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस है वह कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि यदि लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घटा देंगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी ये पहली बात समझ में आ गई कि भैया ये जो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, लेंथ पर डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। यानी लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ को घटाएंगे रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई इससे, है ना। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, मैंने एग्जांपल में ये दिया कि सपोज करिए एक कंडक्टर हमारे पास है, इस कंडक्टर का लेंथ जो है वो लेंथ है यल दिया हुआ है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है मान लीजिए 10 ओम दिया हुआ है। और मैं पूछ दूं कि अगर इस मतलब जो वायर लिया हूं या कंडक्टर लिया हूं उसकी लेंथ को क्या कर दिया, 2l कर दिया, 2 गुना, तो बताइए कि नया वाला जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा। तो हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये 10 दिया है लेंथ यल पर, अगर लेंथ यल पर 10 है तो 2l पे क्या हो जाएगा, 2 गुना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही ना होगा कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो अगर लेंथ 2 गुना हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो 10 का कितना हो जाएगा, 20 ओम। एकदम आसान है। जैसे मान लो फिर से मैं एक क्वेश्चन दिया कि हमारे पास लेंथ दे दिया है यल और उसका रेजिस्टेंस दे दिया हमारे पास R1 इक्वल टू 20 ओम, और मान लीजिए हमने इसके लेंथ को क्या कर दिया, L2 को ये कर दिया L/2, और हमने पूछा अब बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो भैया यहाँ लेंथ आधा हुआ है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ 2 गुना होगा तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना होगा, लेंथ आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी आधा होगा। तो चूंकि यहाँ पे लेंथ देखो पहले यल था, अब कितना हो गया, L/2, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 20/2, 20/2। अब 20/2 का मतलब कितना, 20/2 का मतलब कितना, 10 ओम। बस एकदम आसान है ना भैया। तो एकदम ये आसान चीज है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई कि जो रेजिस्टेंस है वह लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। मतलब ये कि जैसे जैसे उसका लेंथ बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, दूसरा फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, जैसे देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझिए, ये दिख रहा है गोला वाला, यहाँ पे कितना हिस्सा दिख रहा है उसके अंदर आर पार जाने वाला, ये चीज ये इस तरह से। तो मान लो ये जो एरिया दिख रहा है ये कैसा होगा, सर्कल के आकार में होगा। मैं चूंकि 3D में बनाने की कोशिश किया इसलिए ओवल शेप में दिख रहा है, पर ये ओवल शेप में नहीं होता है, कैसा होता है, सर्कुलर आकार में होता है। तो सर्कल का एरिया निकालने क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो आप इसका एरिया निकालोगे उसी एरिया क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है हमारे पास, है ना, तो इस मार्कर का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये इसका एरिया निकाल लीजिए, सर्कल की तरफ दिख रहा है, उस सर्कल का जो एरिया आएगा वही इस पूरे मार्कर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा, है ना। तो उसी तरह वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उसको बढ़ा देंगे तो वायर मोटा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा देंगे तो वायर पतला हो जाएगा, है ना। वायर पतला होने का मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया, वायर मोटा होने का मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा हो गया। तो वही कह रहे हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल, अब ये बताइए कि अगर वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को और बड़ा कर दे तो वायर मोटा हो जाएगा, वायर मोटा हो जाएगा तो उसको आने जाने का रास्ता ज्यादा मिलेगा। भैया ये जब जगह बढ़ जाएगा तो इसमें आने जाने का रास्ता, जैसे मान लीजिए पहले पतली सी रोड थी तो उसमें एक्सीडेंट ज्यादा होता था, अगर उसको हाईवे में कन्वर्ट कर दे, ज्यादा चौड़ा बना दे तो अब एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, एक जाने का रास्ता एक आने का रास्ता। तो यहाँ पे इसको मोटा कर देने से ये होता ना कि जो वायर है या कंडक्टर है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ाने से फायदा क्या होता है, तो एक बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोस
ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब मेरे भाई कंडक्टर के सरफेस पर फ्लो करते हैं। कौन? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इस सरफेस पे। देखिए मान लीजिए सपोज करिए ये वायर है, तो ये वायर का ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, उस वायर वाले मतलब उस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, कभी इसके अंदर नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो बहुत टाइटली बाउंड होंगे, उसको कहां पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से छुड़ा पाएंगे, है ना, वो जेल में बंद है, उनको नहीं निकाल पाएंगे। तो जो अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इतना टाइटली बाउंड है कि उनको हम वहां से निकाल नहीं पाते हैं। इसका मतलब कि ये जो मैं इलेक्ट्रॉन बनाया हूं यहाँ पे, अभी जो बनाया था यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इस एटम के सॉरी इस कंडक्टर के सरफेस पर है, इसके अंदर नहीं है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, वो तो निकाल पाएंगे। इसका मतलब जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही सिर्फ कंडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब वही करंट बनाते हैं। बाकी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन तो सो रहा है बेचारा ना, उसकी चिंता मत करिए बच्चे। तो ये समझ में आ गया। तो अगर सरफेस बढ़ा दें तो रास्ता आने जाने का इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा हो जाएगा। जब रास्ता आने जाने ज्यादा हो जाएगा तो आसानी से एकदम फैल करके जाएंगे, फैल करके आएंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से आसानी से आप चले जाएंगे, आसानी से चले आएंगे। तो यही अगर फैक्टर की बात करें यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए। अब मान लीजिए इस पे भी एक एग्जांपल दे दिया आपको। मान लीजिए हमने कहा कि अगर हमने R1 देखा तो R1 दिया था 12 ओम, है ना, और A1 दिया था A। हमने कहा ये बताइए कि अगर इसको हम चेंज कर दें, हम पूछे कि R2 बताइए यदि A2 क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ A हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? दोगुना। तो आंसर क्या होगा बताइए? तो भैया आप कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर इसको दोगुना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा और इसको आधा करेंगे तो ये दोगुना हो जाएगा। तो भैया आप क्या किए हैं? एरिया को दोगुना कर दिए, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसके आधा हो जाएगा। यानी आंसर 6 12 का 6, यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एकदम आसान है मेरे भाई, ये तो चीज तो एकदम आसान है। देखो हम कह रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको दोगुना करें तो आधा हो जाएगा, इसको आधा करें तो दोगुना हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो यही मतलब होता है। तो ये दो बातें समझ में आ गई, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसके फैक्टर में पढ़ना है। इसके अलावा और भी हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या है? तो और भी फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर, उसके बाद से नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, किस मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है ना। अगर एल्यूमिनियम से बना होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कॉपर से बना होगा तो रेजिस्टेंस उससे भी कम होगा, सिल्वर से बना होगा रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर होता है। तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे कि अलग अलग मटेरियल भी, अगर अलग अलग मटेरियल से कोई कंडक्टर बना है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो ये पहला चीज़ हमने क्या बताया? लेंथ बताया कि लेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली लेंथ दोगुना रेजिस्टेंस दोगुना, लेंथ आधा रेजिस्टेंस आधा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा और अगर इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद मैंने बताया तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, कि अगर हमारे पास क्या होगा, अलग अलग मतलब तरीके के मटेरियल को यूज करेंगे कंडक्टर को बनाने के लिए, तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। उसके बाद से चौथा फैक्टर टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर इसको बढ़ा दे, इसको अगर गर्म धूप में रख दे या इसको हीट दे दे, तो ये जो पार्टिकल है, ये जो आयंस है, ये आयंस क्या करेंगे? और तेज वाइब्रेट करने लगेंगे, क्योंकि जब हीट एनर्जी कोई चीज एब्जॉर्ब करती है तो उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है ना, तो इसका भी वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा अब ये मोशन करना चालू कर देगा, तो हो सकता है यहाँ चला जाए, हो सकता है यहाँ चला जाए, इसी के बीच में वो लाई करेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, है ना, इस तरह से ऊपर नीचे जाता रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक बार इससे टकरा रहा था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन टकराएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन टकराएगा, अब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ खड़े हैं तो उधर से जो रेस आ रही है बस मेरे पे यहाँ टकरा रही है। अगर हम यहाँ भी मूव करने लगे, ऐसे करने लगे, तो क्या होगा? यहाँ भी जो रेस आ रही थी वो भी टकराएंगी, यहाँ भी टकरा रही है, इसके इधर भी टकरा रही है, तो अब कई जगह से टकराने लगी तो कोलिजन बढ़ जाएगा। उस तरह से भी इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है? मोशन करने लगता है इस तरह से। अब जब मोशन करेगा तो भैया अभी हम यहाँ खड़े थे तो यहाँ से रेस चली जा रही है, यहाँ से रेस चली जा रही है, अब ऐसे करने लगे तो यहाँ से जो जा रही है वो भी टकरा जाएगा, जो यहाँ जा रही है वो भी टकरा जाएगा। अब जब कई बार टकराएगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, क्योंकि कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन का स्पीड, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आएगा, और रुकावट को ही तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस आ गया, है ना। तो इस तरह से तो ये आपको याद रखना है कि ये चार फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। चले अब ये दो बातें जो हम लोग यहाँ पे सीखे हैं, ये दूसरा बात और ये पहला बात, इससे हम क्या करेंगे? एक ऐसा रिलेशन डिराइव करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जो क्या करेगा? रेजिस्टेंस को पढ़ने में और आसान बनाएगा, मतलब हमारे रेजिस्टेंस को समझने के लिए, मतलब रेजिस्टेंस को समझने में और आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो उस एक्सप्रेशन को अगर
डिराइव किया जाए तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको और इसको देखा जाए तो क्या मिल जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, तो यहां से हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लिख देता हूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। एकदम आसान है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट यहां जोड़ते हैं ना, है ना। जरा सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्यों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है, तो कांस्टेंट हमेशा क्यों ऐड किया जाता है हर बार। अब आप जब तक पढ़ेंगे ना तब तक हर बार देख रहे हो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे कांस्टेंट लगा देंगे। तो आप मुझे सोच के बताइए कि क्यों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। चलिए, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक कांस्टेंट रो और ये हो जाएगा L/A, है ना। तो ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला या इक्वेशन जो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को निकालने में, कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। तब जब हमें उस वायर का लेंथ पता हो, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता हो और ये कांस्टेंट क्या है, तो आइए थोड़ा कांस्टेंट के बारे में समझ लेते हैं। ये जो कांस्टेंट हमारे पास दिख रहा है ना, जिसको कि मैं रो बोल रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, छोड़िए इसको, मैं यहाँ रो के बारे में लिख देता हूँ। रो क्या है, यह एक कांस्टेंट है, यह क्या है, एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो ये अब रेजिस्टिविटी का क्या मतलब होता है भैया, आपको बता दिए कि रेजिस्टेंस, इसको ये रेजिस्टिविटी है, पर रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब तो पता है कि द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। पर ये रेजिस्टिविटी नया चीज क्या है ना, ये कौन से पंछी का नाम है, तो सुनिए भाई मेरे, ये रेजिस्टिविटी जो है ना वो रेजिस्टेंस का ही नाम है, पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम है। मतलब ना एक पार्टिकुलर रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो भैया ये कौन सा रेजिस्टिविटी है, इसको थोड़ा बताइए। तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं रेजिस्टिविटी क्या है। ये बात आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा नोट कर लें, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। चलिए, अब देखिए मैं बताता हूं आपको कि रेजिस्टिविटी है क्या। ये बात तो समझ में आ गई है। अब आइए पहले इसको मैं समझाता हूं कि रेजिस्टिविटी को निकालेंगे कैसे, है ना। चले, सपोज करिए कि ये जो हमारे पास दिया था क्या, R इज इक्वल टू रो L/A, तो हम इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दें A को, तो R इंटू A और L को इधर भेज के डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, रो। देखिए A मल्टीप्लाई हो गया, R आके डिवाइड हो गया, रो इक्वल टू RA/रो L। अब मैं कह रहा हूं कि रेजिस्टिविटी की अगर बात करूं कि कितना रेजिस्टिविटी है, तो एक बात ध्यान सुनिए। मैं कह रहा हूं कि एक वायर ले लीजिए, एक वायर ले लीजिए, इस वायर का लेंथ ले लीजिए 1 मीटर। कितना ले लीजिए, 1 मीटर। इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं, फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 1 मीटर ले लीजिए, तो लेंथ 1 मीटर ले लिया, और ये जो एरिया है इसका, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके एरिया कर दिया 1 मीटर स्क्वायर। कितना कर दिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक मतलब इस सर्कल का एरिया निकालेंगे ना तो 1 मीटर स्क्वायर ही आएगा, याद रहे। तो हम ऐसा वायर लेंगे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और इसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर। अगर यहाँ वैल्यू रख दें तो R इंटू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। अब ये बताइए कि ये मीटर से मीटर हटा दीजिए, 1 से 1 काट दीजिए तो वही 1 से 1 कटेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो आ गया R इंटू ये R इक्वल टू रो, भाई सब कट गया, R इक्वल टू क्या आ गया, रो। अब R इक्वल टू रो आने का मतलब क्या है कि रो ही रेजिस्टेंस है, रो ही रेजिस्टेंस है। लेकिन किसके, कितने रेजिस्टेंस को हम लोग रो कहते हैं, तो देखिए वो रेजिस्टेंस जो एक कंडक्टर ऑफर कर रहा है, तब जब उसका लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो उस कंडीशन में, और 1 मीटर स्क्वायर तो होगा ही होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ में कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो 1 मीटर लंबे कंडक्टर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का क्रॉस सेक्शन का अगर एक कंडक्टर ले लें तो वो कंडक्टर कितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उतना ही रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। यानी रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस को ही कहा जाता है। किस रेजिस्टेंस को भैया, तो उस रेजिस्टेंस को मेरे भाई जो कि 1 मीटर लंबा वायर, 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर ऑफर कर रहा है, उतने रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कह देंगे, रेजिस्टिविटी। कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन किस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं यही बस समझने वाली चीज है। तो आपको समझ में तो आ गया कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर ले लें और 1 मीटर लंबा वायर ले लें, तो वो वायर 1 मीटर लंबा वायर जो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उतने रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। आई बात समझ में, ये इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे थे। जैसे स्पेसिफाई कर दीजिए कि इतने ही की बात कर रहे हैं, तो 1 मीटर लंबा वायर, 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर, उसको स्पेसिफाई कर दिए, वो रेजिस्टेंस जो ये ऑफर कर रहा है उसी को रेजिस्टिविटी कह देंगे। अब हम पूछ देंगे कि रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा, तो आइए मेरे भाई,
रेजिस्टेंस का कितना होता है, ओम। आप यहां लिख दीजिए ओम। देखिए मैं निकाल के आपको बताता हूं। जैसे देखिए ये है RA/L इक्वल टू रेजिस्टिविटी आई है ना। तो देखिए आर का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। ये हो जाएगा, ये मीटर से मीटर का एक कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, ओम मीटर। यानी जो रेजिस्टिविटी है उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं ओ, इसको पढ़ेंगे मीटर, ओम मीटर। अरे बस समझे, तो ओम मीटर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। किसका, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा ये। अरे बस समझे, तो एकदम आसान है। तो रेजिस्टिविटी हमें समझ में आ गई क्या होती है, उसके एसआई यूनिट समझ में आ गया। अब निकाल लेंगे सारा काम। यानी ये जो चीज हमारे पास आया है, ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तरीका हमने सीख लिया है। तो ये सारी चीजें अब आ गई समझ में कि कैसे रेजिस्टेंस को निकालेंगे। अब इस पर हम आपको एक दो तीन क्वेश्चन बताएंगे कि भैया इसको पढ़ के हम लोग क्या ही कर लिए हैं, क्या चीज सीखे हैं, क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, इसको हम तुम्हें बता रहे हैं बच्चे लोग। ठीक है ना। आइए बच्चे लोग समझते हैं इसको कैसे, इसको समझ में आ गया। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना। चलिए मैं इसको मिटा के यही क्वेश्चन बता देता हूं आपको, आपके लिए आसान हो जाएगा, ताकि वो फार्मूला का जो है आप रेफरेंस ले पाएंगे क्वेश्चन करते समय। देखिए मेरे भाई, एक बात ये बताइए कि मान लीजिए भैया ने क्वेश्चन दे दिया कि R1 इज इक्वल टू 12 ओम, है ना, जब लेंथ L1 क्या था, मान लीजिए 2 मीटर था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास मान लीजिए वो भी 2 मीटर स्क्वायर था, या 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। तो आपसे रेजिस्टेंस निकालने के लिए कह दिया जाएगा, तो निकाल लेंगे आप, समझ आ गया। और रो की वैल्यू हमने कुछ दे दिया, रो की वैल्यू हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं चाहे तो। मान लो थोड़ा सा हम इसको कर दे रहे हैं, इसको 6 मीटर कर दे रहे हैं, और इसको और 6 या इसको 4 कर लीजिए, ठीक है। 4 दूनी के हम लोग को निकालना है ना। चलो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। अभी मैं रो की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए 4 मीटर दे दिया और ये दे दिया 2 मीटर स्क्वायर, और हम कह रहे हैं कि इस समय पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इतनी। अगर मैं पूछ रहा हूं कि बताइए कि अगर लेंथ को क्या कर दिया मैंने, 8 मीटर कर दिया, और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 4 मीटर कर दिया, 4 मीटर स्क्वायर कर दिया। तो बताइए कि जो नया वाला रेजिस्टेंस R2 आएगा वो कितना आएगा। तो आप बताइए कि आपको फॉर्मूला ये पढ़ाया गया है, हाँ भैया पढ़ाया गया है। तो इसमें रो की वैल्यू हमने निकाल के रख सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं, आप बस ऐसे ही सिंपली पढ़ें, है ना। तो आर की वैल्यू आ गया रो L/A। तो इस समय तो रेजिस्टेंस इतना है, इस समय पर रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो मुझे एक बात बताइए कि आप अगर देखें इसको तो समझ के ही बता सकते हैं, दूसरा सॉल्व करके बता सकते हैं। तो पहले मैं सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा कि इसको देख करके ही कैसे बता देंगे आंसर क्या होगा, है ना। तो पहले मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो ये जो R आया होगा ये कैसे आया होगा, R1 इज इक्वल टू रो L/A, ऐसे करके आया होगा, है ना। तो इसमें ये R1 है, ये L1 है, ये A1 है ना। और इसमें रेजिस्टेंस कैसे आएगा, तो R2 की वैल्यू अगर निकालूं मैं, तो R2 की वैल्यू आ जाएगा R2 इज इक्वल टू रो, ये हो जाएगा L2/A2, है ना। अब क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, दोनों का रेशियो कंपेयर करना है ना, कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा हम लोग को। तो जैसे देखिए ये दे दिया है, इसके लिए मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R1 इज इक्वल टू, देखिए मैं जो सिखाया था वही चीज लगा रहा हूँ, R1 इज इक्वल टू रो L/A। तो यहाँ पे जो दिया रख दिया हूँ, अभी बाद में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूंगा, पहले इसको सॉल्व करता हूँ। तो या चलिए लिख लीजिए, R1 इज इक्वल टू रो को ऐसे ही छोड़ दीजिए, L1 की वैल्यू कितना हमारे पास 4 मीटर इंटू 4 मीटर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जो कि दिया था कितना 12 ओम इज इक्वल टू, रो की वैल्यू हमको नहीं पता है, ये कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये आ जाएगा 2 मीटर। इसको सॉल्व कर, 2 मीटर को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा 12/2, मीटर को हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है ना। ये आ गया रो, इसको काट दे, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 ओम मीटर क्या आ जाएगा, इसकी रेजिस्टिविटी आ जाएगी। यानी रेजिस्टिविटी अगर कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 ओम मीटर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा गलत काटा, क्या नीचे मीटर बचेगा, ऊपर मीटर नहीं बचेगा, नीचे बचेगा, उस मीटर को इधर भेज देंगे, है ना। तो 2/1 मीटर बचेगा, उस मीटर को इधर भेज के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भेज के डिवाइड कर देंगे। तो आ गया हमारे पास कितना 6 ओम मीटर रेजिस्टिविटी आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 6, फिर इसके बाद से
देखिए रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती है। तो आप पूछेंगे ना भैया कि रेजिस्टिविटी आप यहाँ पे ये लिए हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि वायर सेम है, मैंने उसके लेंथ को बस बढ़ाया घटाया है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटाया बढ़ाया है। रेजिस्टिविटी बदलती नहीं है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, हर एक कंडक्टर के लिए क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ये बढ़ती घटती नहीं है, है ना। हर एक कंडक्टर के लिए, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम लिया ना, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वो भी फिक्स होगा, जो एक एल्यूमिनियम के वायर का होगा वही सभी का होगा, मतलब अगर मटेरियल सेम लगाए तो उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है तब। और उसके बाद कॉपर का लिया तो कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। तो रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल के अलग अलग होती है। और ना मान लीजिए हमने जो वायर यहाँ पे लिया वो स्पेसिफाई है, वही वायर यहाँ लिया, वही वायर यहाँ लिया, इसीलिए इसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा रो की जगह पे 6 और L2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, L2 की वैल्यू 8, तो यहाँ लिख दिया 8 डिवाइडेड बाई, और A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ लिया 4, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, यानी R2 की वैल्यू कितनी आ गई 12 ओम। यानी भैया रेजिस्टेंस में तो कोई बदलाव नहीं आया, पहले भी 2 था हाँ, और अभी भी 2 है 12 है, पहले भी 12 था अभी भी 12 है, सेम आया। तो इससे क्या मतलब समझे, इससे मतलब अब तुमको पहले आसान ट्रिक बताता हूँ और फिर इसका मतलब बताता हूँ। देखो ये बताओ कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि भैया अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो तो क्या करते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा दे, या ऐसे सुनो, रेजिस्टेंस अगर दोगुना सॉरी एरिया ऑफ लेंथ अगर क्या होगा दोगुना होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। अगर लेंथ को दोगुना कर दें तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, लेंथ को आधा कर दे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। ये पढ़े हो ना। तो एक बात मुझे बताओ कि अगर ओम कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, चलो 12 ओम, और लेंथ कितना है 4, अभी लेंथ कितना हो गया 8, यानी लेंथ दोगुना हुआ है ना, तो इस रेजिस्टेंस को भी 24 कर दो, 12 दूनी के 24। जैसे अगर लेंथ दोगुना हुआ है तो इसका रेजिस्टेंस भी तो दोगुना होना चाहिए, तो 12 से 24 कर दिया। अब कह रहा है कि एरिया की बात करो, पहले एरिया क्या था 2 मीटर, एरिया क्या हो गया दोगुना, देखो 2 से बढ़ के 4 हो गया है, तो एरिया दोगुना हुआ है। और मैंने बताया जब एरिया दोगुना होगा तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा उसका, तो इसका रेजिस्टेंस आधा कर दीजिए, आधा कर दें तो कितना आ जाएगा 12 ओम। आंसर आ गया। जब टिक द करेक्ट आंसर में आएगा ना तो आपको ये इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ कि देखो एक्चुअली अगर फॉर्मूले को देखें तो इस तरह होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन आसान ट्रिक ये है हमारे पास। एक बार और मैं इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे हमने ये कहा कि ये जो रेजिस्टेंस है 12 ओम आ रहा है ना, देखिए अभी रेजिस्टेंस कितना दिया है 12 ओम दिया है, इसके लेंथ को क्या किया हूं दोगुना किया हूं, तो अगर लेंथ को दोगुना किया हूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, लेंथ के दोगुना होने से रेजिस्टेंस भी दोगुना होना चाहिए। पर एरिया का भी तो ख्याल रखना है, तो एरिया पहले 2 मीटर स्क्वायर है, अब क्या कर दिया हमने 4 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोगुना किया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोगुना होता है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका आधा, तो हमने क्या कर दिया इसका आधा कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा हुआ था दोगुना हुआ था, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। अब हर एक केस में आ जाएगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ बच्चे, आप लोग ट्राई करेंगे है ना, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन मैं आगे कराने वाला हूँ है ना, क्योंकि वीडियो ना लंबा हो जाए ज़्यादा, इसलिए मैं क्या करूँगा इसमें बस एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को आपको कराने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए रेजिस्टेंस हमने दे दिया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 8 ओम दे दिया, या मान लीजिए हमने दे दिया आपको 20 ओम, ठीक है, और इसका लेंथ क्या था हमारे पास, इसका लेंथ था मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर। हमने कहा ये बताइए कि अगर हम लेंथ को क्या कर दे, L2 को क्या कर दे 4 मीटर कर दे, और A2 को क्या कर दे 2 मीटर स्क्वायर कर दे, तो बताइए कि R2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है, एक बात सुनिए, देखिए सबसे आसान ट्रिक है कि ना जो एरिया क्या हुआ दोगुना हुआ, सॉरी लेंथ कितना हुआ दोगुना 4 गुना हुआ है। देखिए लेंथ पहले L1 क्या था 1 मीटर, अब लेंथ कितना हो गया 4 मीटर, तो पहले 1 था अब क्या हो गया 4, तो 4 गुना हुआ ना, तो 4 गुना हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना, 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा 80, तो पहले क्या होगा 80 ओम हो जाएगा। और फिर एरिया की बात करते हैं, तो एरिया कितना था 1 मीटर स्क्वायर, अब कितना हो गया 2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया 2 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका आधा गुना, तो इसका आधा कर दीजिए कितना आ जाएगा 40 ओम। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको जाते जाते एक फॉर्मूला दे के जाता हूँ, इसका एक फॉर्मूला बना देता हूँ, क्या पता आप भूल जाओ, तो इसका मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बना के दे के जाता हूँ, और आप हमेशा याद रखिए उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर जाएंगे। चलिए देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए आर न्यू रेजिस्टेंस है, न्यू मतलब ये जो नया निकालना चाहते हैं, तो आर न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, आर न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ओल्ड रेजिस्टेंस इनटू यल ओल्ड, यानी लेंथ जो था पुराना वाला लेंथ है ना, अपॉन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एरिया, एरिया कितना हो जाएगा जो सॉरी
नहीं नया, ये न्यू वाला लेंगे, ये तो ओल्ड रहेगा और ये न्यू वाला हो जाएगा। न्यू मतलब ना कितना गुना हो गया है। जैसे मैं ऐसा कर देता हूं, देखें एल, एल लिखने का मतलब क्या है, कितना गुना ले रहा हूं। जैसे पुराना वाला है ना, मैं यहाँ पे एन लिख दे रहा हूं, सिंपली एन लिख दे रहा हूं, एन डिवाइडेड बाई, ये इसको एन1 के एम एन कह दूं और इसको एम कह दूं। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं। देखिए ये पहले हमारे पास L1 है, तो L1 क्या है 1 मीटर है, 1 मीटर है, और यहाँ L2 क्या है 4 मीटर है। तो ये पहले 1 था, अब कितना हो गया 4, तो इसके 4 गुना हुआ ना, तो 4 गुना हो जाना ही n की वैल्यू है। 4 गुना हो जाना ही, जैसे मान लीजिए कि मैं लेंथ यहाँ पे यल दिया होता तो यहाँ पे क्या देता 4l है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ए दिया था, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ क्या देता 2a दे देता। तो ये जो 4 आ रहा है यही हमारे पास n है, और एरिया में जो ये 2 आ रहा है वही क्या हमारे लिए m की वैल्यू है। बस अगर इसको आप ध्यान में रख लें तो मैं बता दे रहा हूं आपको, ये बिना क्वेश्चन सॉल्व किए वहां वैल्यू रख करके थोड़े कम, मतलब बहुत कम टाइम में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूं, यही आंसर अभी निकाला 39 आया ना, यहां भी रख के दिखा रहा हूं। देखिए Rn इज इक्वल टू, पुराना रेजिस्टेंस कितना था 20 ओम, यहां रख दीजिए 20 ओम। n की वैल्यू कितना है, n मतलब लेंथ कितना हुआ है, लेंथ 4 गुना हुआ है, तो यहां कर दीजिए 4 गुना, है ना। उसके बाद से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ है 2 गुना हुआ है। देखिए पहले a था, अब क्या हुआ 2a हो गया, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितने बार में 2 बार में, 20 गुना का 40 आ गया। आप चाहे तो बिना पेन पेपर के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये एक ट्रिक है, अगर समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो आपको ये जो तरीका मैंने बताया आप कर सकते हैं। वो ट्रिक है जो MCQ टाइप्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसके लिए है ना। तो इतना ही आज के लिए, जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो वहां पे मैं ये रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ को मिला करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं, जो कि सबसे मतलब 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो वाला मैं आपको बताऊंगा, है ना।